वेलकम टू एनएस लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2003। और रूल्स 2003 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट किसके जैसा है, एक्ट 2001 के जैसा ही है। इवन हम ये कह सकते हैं कि लगभग 90% जो है ये एक्ट ही है। तो इसे पढ़ने में और समझने में हमारा ज़्यादा समय नहीं जाने वाला है। आइए शुरू करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2003 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसका नाम भी वही है जो एक्ट में था, प्रारंभिक, और ऑलमोस्ट टॉपिक भी सेम है। देखिए, धारा नंबर 1, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार। शीर्षक वही है जो हम पढ़ रहे हैं। प्रारंभ क्या है? राजस्थान राज्य में अप्लाई होने वाले रूल्स जो हैं वो कैसे होंगे? तुरंत अप्लाई होंगे। मीन्स यहाँ पर जो रूल्स होते हैं वो तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टेट लेवल पर ही होते हैं। इसमें सिर्फ स्टेट की मंजूरी ही चाहिए होती है, जबकि जब एक्ट की बात करते हैं तो वो पूरे देश भर में लागू होते हैं। अब विस्तार कहाँ पे होगा? जब हम बात राजस्थान राज्य की कर रहे हैं तो यहीं पर होगा। धारा नंबर 2 में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस है। आइए जान लेते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले देख लेते हैं अधिनियम। अधिनियम, जैसा कि आपको पता है, ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 है, और साथ ही ये अप्रूव कब हुआ था? 2002 में हुआ था। राष्ट्रपति के पास कब गया था? ये 2002 में। नाउ, कृषि विपणन सोसाइटी क्या होती है? कृषि उपज का क्या होता है? यहाँ पर विक्रय होता है, बेचा जाता है। जो भी फसलें होती है कृषि की, उसे बेचा जाता है। और कृषि उत्पादन के लिए जो भी उपकरण होते हैं, जो भी मशीनरी चाहिए होती है, और अन्य वस्तुओं की जो व्यवस्था होती है, वो कौन करवाती है? कृषि विपणन सोसाइटी करवाती है। और यहाँ पर कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? किसान होते हैं। पेशे से क्या होते हैं वो लोग? किसान। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि 3/4 लोग यहाँ पर कृषक होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये विपणन क्या चीज़ है? देखिए, विपणन का मतलब होता है जो किसान होते हैं और जो संगठन होते हैं जिनके द्वारा माल को बेचा जाता है, तो उनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर विनिमय होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है, लेन देन होता है। ये इनको माल देंगे तो ये इनको वापस इसके बदले में कुछ पैसा देंगे। तो विपणन का क्या मतलब होता है कि कृषि द्वारा जो उत्पादन होता है उसका खरीदना और बेचने से संबंधित प्रक्रिया। नाउ, बोनस देख लीजिए। बोनस का क्या मतलब होता है? नॉर्मली आप लोग सब समझते हैं बोनस क्या होता है। देखिए, कोई श्रम या सेवा के लिए दिया गया अतिरिक्त लाभ। यदि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है तो उसके लिए उसको क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। उसका पेमेंट तो उसको नॉर्मली मिलेगा ही, जो सैलरी मिल रही है वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा यदि किसी संस्था को एक्स्ट्रा लाभ होता है तो उसमें से वो क्या करते हैं? अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ परसेंट उसका दिया जाता है। और किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी की दशा में क्या होता है कि खेती के लिए सम्मिलित की गई सदस्यों की भूमियों के लिए उनको मूल्य दिया जाता है। देखिए, कृषि सोसाइटी क्या करती है कि बहुत सारे किसानों से बहुत सारी जमीन ले लेती हैं, उनको इकट्ठा कर लेती हैं और एक साथ उसके ऊपर संयुक्त कृषि की जाती है। तो वहाँ पर जिन लोगों की भूमियाँ इनको दी जाती हैं उन्हें भी उसके बदले में कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं? बोनस की श्रेणी में। देखिए, पॉइंट नंबर डी, उपभोक्ता सोसाइटी क्या होती है? ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या हो? माल का उत्पादन किया जाए और वितरण किया जाए। और उत्पादन कौन करेगा? यहाँ पर जो किसान होते हैं उनके द्वारा उत्पादित माल होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये करवाते हैं। आइए सहकारी बैंक के बारे में देखिए। सहकारी बैंक, नाम में बैंक जब आ गया है तो कारोबार कैसा होगा? बैंककारी का कारोबार होगा। और इसके बारे में ये जो एक्ट है वो भी ध्यान रखिएगा, एक्ट नंबर 1950। कौन सा एक्ट है? 1950, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1950। देखिए, एफ पॉइंट पर आइए। एफ पॉइंट में सहकारी वर्ष हमने पढ़ा था एमसीक्यूज में, ठीक है? तो सहकारी वर्ष से 31 मार्च को समाप्त होने वाला सहकारी वर्ष क्या होता है? 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष, या रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य तारीख को समाप्त होने वाला वर्ष क्या कहलाता है? सहकारी वर्ष कहलाता है। वैसे तो निश्चित है नियमों में कि 31 मार्च को समाप्त होने वाला जो वर्ष है वो क्या कहलाएगा? सहकारी वर्ष। बट यदि कोई काम पेंडिंग रह गया है तो ऐसे में रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? सहकारी वर्ष बता सकता है कि इस तारीख को जो है सहकारी वर्ष होगा।
मतलब किसी सहकारी वर्ष के समाप्त होने की तारीख रजिस्ट्रार जो है यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। देखिए जी पॉइंट, ऋण सोसाइटियां क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी सोसाइटियां जो क्या करेगी, अपने सदस्यों को लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है, धन उधार देती है। डी देखिए लाभांश, सोसाइटी के लाभों में से सदस्य के शेयरों के अनुपात में दी जाने वाली जो रकम होती है वो कहलाती है लाभांश। देखिए सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो सोसाइटी के अंदर कुछ शेयर जो है उसमें पूंजी निवेश करते हैं। तो जितनी भी पूंजी यहाँ पर सदस्यों की लगी हुई होती है उसके ऊपर कुछ रकम उन्हें दी जाती है और उसी के अनुपात में जो रकम दी जाती है उसे ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर लाभांश बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कृषि सोसाइटी क्या करती है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के काम करने के लिए और कृषि में क्या हो, इनकम जनरेट हो, इनकम की वृद्धि हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग तरीके से जो है किसान है वो इसका उपयोग करे। किसका उपयोग करे? जो भी रिसोर्सेज होते हैं कृषि के लिए उनका अच्छे ढंग से वो उपयोग कर पाए। उसके लिए जो कृषि सोसाइटियां होती हैं वो इनकी भूमियां जो है वो ले लेती हैं, छोटी छोटी भूमियों को सम्मिलित करती हैं, एक साथ करती हैं। एक साथ करने के बाद एक बड़े क्षेत्र में जो है यहाँ पर कृषि की जाती है। तो कृषि सोसाइटी ये काम करती है, मेनली संयुक्त रूप से खेती करती है। अब देखिए साधारण सोसाइटी, किसकी बात कर रहे हैं हम? साधारण सोसाइटी की। अब देखिए हमने जितनी भी सोसाइटियां देखी हैं इनके अलावा जो किसी वर्ग में नहीं आती है पर्टिकुलर, उन्हें हम क्या कह देते हैं? साधारण सोसाइटी। जो स्पेसिफिक नहीं है किसी काम के लिए वो क्या कहलाएगी? साधारण सोसाइटी कहलाएगी। नाउ गृह निर्माण सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी क्या करेगी? जो सोसाइटी के सदस्य होते हैं उनके लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, पक्के घर नहीं है या घर में टूट फूट हो रही है तो उसमें मरम्मत के लिए भी ये जो सोसाइटियां हैं गृह निर्माण सोसाइटी वो उसमें हेल्प करवाती हैं। अब देखिए ऋणोत्तर सोसाइटी क्या होती है। अभी हमने ऋण सोसाइटी पढ़ा था। ऋण सोसाइटी क्या करती हैं? सदस्यों को लोन प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन ये जो ऋणोत्तर सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो ऋण सोसाइटी के अलावा जो सोसाइटियां हैं उन्हें बोला जाता है ऋणोत्तर सोसाइटी, यानी कि ये लोन देने का काम नहीं करती हैं। नाउ उत्पादकों की सोसाइटी क्या होती है? उत्पादन करने और उसके सदस्यों द्वारा उत्पादित माल और वस्तुओं का जो उपयोग है वो प्रसंस्करण सोसाइटी द्वारा किया जाता है। अब ये प्रसंस्करण सोसाइटी क्या चीज़ है? कच्चे उत्पाद को तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है प्रसंस्करण के द्वारा। प्रसंस्करण का ये मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल खेतों में होता है, किसान जो उगाते हैं अपने खेतों में, उससे क्या प्राप्त होता है? रॉ मटेरियल होता है। अब जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होगा? कच्चा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अभी जैसे आम का सीज़न चल रहा है तो आम क्या होते हैं? कच्चे होते हैं, पहले केरी होती हैं। तो उनको जल्दी से पका लिया जाए और मार्केट में बेच दिया जाए उसके लिए इसमें केमिकल यूज़ किया जाता है, यानी कि केमिकली ट्रीटेड होते हैं। तो जैसे ही इनमें केमिकल लगाया जाता है ये तुरंत क्या हो जाते हैं? खाने लायक बन जाते हैं। तो ये हो गया प्रसंस्करण, जिसे खाद्य प्रसंस्करण भी कहा जाता है। तो देखिए उत्पादकों की सोसाइटी क्या करती है? माल का उत्पादन करवाती है। क्या करती है? माल का उत्पादन करवाती है और प्रसंस्करण सोसाइटी में इसे खाने योग्य बनाया जाता है। आगे देखिए वसूली अधिकारी। अब ये वसूली अधिकारी क्या करते हैं? रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो वसूली अधिकारी होता है। यानी कि जो वसूली अधिकारी है वो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार को जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी शक्तियां वसूली अधिकारी को भी प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या वसूली अधिकारी को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो हाँ बिल्कुल, वसूली अधिकारी को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त हैं। आगे देखिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी क्या होगा? नाम से प्रतीत हो रहा है कि जो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करे, क्या करे? किसी भी नई सोसाइटी का पंजीकरण करे। तो ऐसी शक्तियां उसे किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? सरकार के द्वारा। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सोसाइटियों का पंजीकरण करता है। आइए संपदा सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। तो सदस्यों के लिए उनके द्वारा अपेक्षित उधार माल या सेवाएं अभिप्राप्त करना हो, क्या करना हो? सदस्यों के लिए, किसके लिए? सदस्यों के लिए
उधार माल प्राप्त कर सकता है या सेवाएं ले सकता है, और कोई सेवा सहकारी सोसाइटी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस सोसाइटी में मेनली होता क्या है, सदस्यों को जिन वस्तुओं की जरूरत होती है वो यहाँ पर संपदा सोसाइटी अवेलेबल करवाती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर विक्रय अधिकारी। विक्रय अधिकारी से रजिस्ट्रार द्वारा आदेश द्वारा व्यतिक्रमियों की संपत्ति को कुर्क और विकृत करने वाला जो अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है, विक्रय अधिकारी। जैसे कि क्रय विक्रय तो आप लोग समझते ही होंगे, विक्रय का मतलब बेचना, यानी कि जो किसी संपत्ति को क्या करे, बेचने का अधिकार रखे। तो यहाँ पर कुर्क का आशय क्या है, कुर्क का आशय ये है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनके ऊपर व्यतिक्रम चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने यह आदेश किया है कि आपको संबंधित संपत्ति जो है हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, या आपका ये जो पैसा है, ये जो जुर्माना है आपको कोर्ट को देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं करता है, कोई भी पैसा वहाँ पर नहीं देता है, कोई अपनी संपत्ति नहीं देता है। ऐसे में क्या करता है, कोर्ट उसके खिलाफ आदेश जारी करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कुर्क कहलाती हैं। तो विक्रय अधिकारी के पास क्या होता है, किसी जो व्यतिक्रमी होते हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करना, विकृत करने का अधिकार होता है, और वो किसके आदेश पर, रजिस्ट्रार के आदेश पर होता है। देखिए नेक्स्ट धारा क्या होती है, आप लोग सब समझते ही हैं, धारा ही पढ़ते आ रहे हैं कई टाइम से। तो जो अधिनियम की धारा होती है वही धारा होती है। देखिए नेक्स्ट महिला, क्या महिला सोसाइटी से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर महिला सोसाइटी से ये तात्पर्य है ऐसी सोसाइटियाँ जो महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान करे, महिलाओं को सशक्त करे और समाज में आगे बढ़ाए। चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 निगमन, इनकॉर्पोरेशन। रूल्स 2003 बहुत इजी हैं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, ठीक है। चलिए धारा नंबर 3 पर देखते हैं। कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले कौन लोग ऐसे हैं जो कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए ऐसे लोग जिनकी प्रति वर्ष यानी कि सालाना जो कुल आय है वो 11,000 रुपये से अधिक नहीं है, ओनली 11,000 रुपये है या उससे कम है, ऐसे लोग किस में आते हैं, कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग या उपेक्षित वर्ग कौन होते हैं, SC, ST, OBC, या फिर एक मानक एकड़ से कम भूमि जिसके पास हो ऐसे किसान, ठीक है। तीसरी बात, कोई भूमिहीन श्रमिक है, कृषक है जिसके पास भूमि है ही नहीं। चौथा, लघु शिल्प में लगे हुए व्यक्ति, यानी कि जो लोग छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, या फिर जैसे कृषि के जो सहायक क्षेत्र है जैसे कि दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन आदि, जो भी ये उद्योग होते हैं छोटे मोटे, इनमें लगे हुए व्यक्ति सभी किस श्रेणी में आते हैं, कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 का नाम है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। देखिए सारी चीज़ें हम एक्ट में पढ़ चुके हैं, यदि आपने वो क्लासेस ले ली हैं तो शायद इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी हम देख लेते हैं। धारा नंबर 4, रजिस्ट्रीकरण के लिए कैसे आवेदन किया जाता है, उसके बाद जो समिति क्या करती है, रजिस्ट्रार क्या करता है, CEO क्या करता है, कहाँ मेंटेन किया जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। देखिए सबसे फर्स्ट, धारा 5 के अधीन किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उपनियम 2 और उपनियम 3 के अध्ययन आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित और उसके साथ निम्नलिखित चीजें होंगी। देखिए आप कहीं पे भी आवेदन करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवाने ही पड़ेंगे, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है कि क्या क्या चीजें आपको साथ में लानी होगी आवेदन करने के लिए। देखिए फर्स्ट में सोसाइटी की उपविधियों की 3 प्रतियां यहाँ पर चाहिए होगी। नंबर B, सोसाइटी के जमा अतिशेष के लिए सहकारी बैंक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर C, ऐसे व्यक्तियों की सूची होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे शेयर में क्या किया है, निवेश किया है। नंबर D, सोसाइटी आर्थिक रूप से कैसी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, पर्याप्त पैसा उसके पास में होना चाहिए, ऐसी कुछ योजनाएं उसके पास में होनी चाहिए जो क्या करे, समाज का उत्थान कर सके। नेक्स्ट देखिए, कमजोर वर्ग के सदस्यों की सूची यहाँ पर होनी चाहिए। सोसाइटी है तो उसे ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन लोग जो हैं वो कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ऐसे अन्य दस्तावेज जो क्या करे रजिस्ट्रार जरूरी समझे। तो रजिस्ट्रार की नज़र में जरूरी अन्य दस्तावेज भी यहाँ पर मंगवाए जा सकते हैं। किससे? आवेदककर्ता से। नंबर 2 देखिए, प्रस्तावित सोसाइटी का कोई सदस्य, जो कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, वह रजिस्ट्रीकरण का आवेदन जो है वो प्राथमिक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा क्या होनी चाहिए? हस्ताक्षरित होनी चाहिए। और सदस्य को प्राधिकृत करने वाले ऐसे संकल्प की प्रति भी क्या करनी होगी? संलग्न करनी होगी। देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है कि यदि कोई सोसाइटी जो नई रजिस्ट्रीकरण की जा रही है, उसका जो कोई सदस्य है वो ऑलरेडी क्या है? रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है खुद ही, तो ऐसे में उस सोसाइटी का कोई सदस्य है वो वहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और उस सदस्य को प्राधिकृत करने वाला कोई संकल्प होगा, उसकी प्रति भी यहाँ पर अटैच करनी होगी। नंबर 3 देखिए, प्रस्तावित सोसाइटी का कोई भी सदस्य कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, वहाँ ऐसा प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करे। इसके लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा और ऐसा प्राधिकार देने वाले संकल्प की प्रति भी साथ में लगाई जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रस्तावित सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का ही कोई सदस्य है और यहाँ पर कौन है? प्रस्तावित सोसाइटी का कोई सदस्य स्थानीय प्राधिकारी है। क्या है? लोकल अथॉरिटी है। नंबर 4, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक का नाम और पता सूचित किया जाएगा। भाई जो आवेदक है उसका नाम होना चाहिए, उसका फुल एड्रेस वहाँ पर होना चाहिए, जिसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा क्या कर सके? रजिस्ट्रार उससे पत्र व्यवहार कर सके, कभी भी उसके पास कोई भी पोस्ट भेज सके, ताकि यदि उसे कोई जानकारी महसूस होती है कि ये जानकारी हमें और चाहिए तो वो मंगवा सके, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके। अब देखिए फाइनल काम इसके अंदर क्या आ रहा है पॉइंट नंबर 5 में, कि जो रजिस्ट्रीकरण का आवेदन है वो प्राप्त होता है सोसाइटी को, तो जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा वो उसे बकायदा प्रेस्क्राइब्ड निर्धारित रजिस्टर में नोट करेगा, जैसे भी नियमों में उल्लेख किया जाता है और वहाँ पर जैसा कि रजिस्ट्रार उसको बताए। अब देखिए धारा नंबर 5 का नाम क्या है? रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके बारे में बात आ रही है वापस, कि आवेदन प्राप्त होने पर, भाई एक बार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो गया, उसके बाद अब जो सोसाइटी है उसके रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की जांच करेगा। ऐसे तो कोई किसी को क्या पंजीकरण नहीं कर देगा किसी सोसाइटी का, पहले उसकी क्या की जाएगी? इंक्वायरी की जाएगी कि हाँ ये सही है, फ्रॉड तो नहीं है, इनके जो लोग हैं इसमें कमज़ोर वर्ग के लोग सम्मिलित है कि नहीं है, इनकी जो योजनाएं हैं वो अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, काम आएगी कि नहीं आएगी, इनके पास पूरा पैसा है कि नहीं है, जमा पूंजी भी होनी चाहिए। तो ये सारे जो भी एरियाज़ हैं ये सब लोग कवर करेंगे, उसकी जाँच करेंगे। तो जांच करने के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे में आवेदकों को समय दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनको पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। और यदि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं पाई जाती है तो ऐसे में सोसाइटी को क्या कर दिया जाएगा? रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा? सोसाइटी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित करेगा और अपनी पदीय मुहर वहाँ पे क्या लगाएगा? उसकी जो छाप होती है, सील होती है रजिस्ट्रार की, वो उसके ऊपर लगाएगा। साथ ही वहाँ पर डेट मेंशन की जाएगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सबसे मेन चीज़ यही है, जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक वो अथोराइज नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों का रजिस्टर में नोट करेगा। ठीक है। नंबर 4 देखिए, आवेदकों ने रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या सरकार को धारा 6 की उपधारा 3 आवेदन की जरूरी जानकारी ऐसे रजिस्टर में होगी जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। ठीक है, ये भी कॉमन सी बात है कि रजिस्टर में तो नोट किया ही जाएगा। नंबर 5 देखिए, आवेदन प्राप्त होने पर जो रजिस्ट्रार है, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान सरकार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से आवश्यक अभिलेख मंगवाएगी। इससे संबंधित जो भी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट है, वो ये मंगवा सकते हैं। किससे मंगवा सकते हैं? रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से। नेक्स्ट देखिए 6, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान सरकार आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर भीतर आवेदन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कितना टाइम होता है इनके पास में? सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास में 30 दिन का समय होता है। इसके अंदर अंदर उन्होंने या तो आवेदन को स्वीकार करना है या फिर अस्वीकार कर देना है, लेकिन रिजल्ट जरूर निकालना है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 7,
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद तय समय के अंदर निर्देशों का अनुपालन करेगा। मीन्स यहाँ पर यदि कोई निर्देश राजस्थान सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को या रजिस्ट्रार के द्वारा, तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। देख लीजिए 8वां पॉइंट कि जो रजिस्ट्रार है वो सहकारी सोसाइटी सरकार से कोई निर्देश प्राप्त यदि नहीं होता है तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी है वो तुरंत ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर देगा। धारा नंबर 6 पे आ जाइए, रजिस्ट्रीकरण से इनकार। जहां कोई भी प्रस्तावित सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं करे, देखिए जिसने आवेदन करना था उसने कर दिया, अब जो रजिस्ट्रार है उसको कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, नियमों में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त को यदि पूरा नहीं होता करते हैं तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को रजिस्टर करने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। यदि कोई शर्तें कोई नियम पूरा नहीं हो रहा है आवेदककर्ता का, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, सोसाइटी को, ऐसी प्रस्तावित सोसाइटी को रजिस्टर करने से मना कर देगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड, यदि रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, तो इनकार करने के आदेश को उसके कारणों सहित निर्दिष्ट आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा क्या करेगा, सूचित करेगा। ये सारी चीज़ें हम एक्ट में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इसको समझ सकते हैं कि इनकार करने पर क्या होता है। ऐसे में क्या करता है, जो रजिस्ट्रार है आवेदककर्ता को डाक द्वारा सूचित करता है और वो भी कारणों सहित। नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 7, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। यदि नोटिस में यह आए सरकार के कि धारा 6 की उपधारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है कोई सोसाइटी और रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, मतलब रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण तो कर दिया है लेकिन ऐसा पता चलता है कि वो अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है, तो वहाँ सरकार सोसाइटी को यह कारण बताने के लिए 14 दिन का नोटिस देगा। कितने दिन का नोटिस दिया जाता है सरकार के द्वारा, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, क्योंकि वह सही अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रही है। तो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रीकरण है वो क्यों रद्द नहीं किया जाए, इसका जवाब उन्हें देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई एम्प्लॉई है, उसे किसी कंपनी द्वारा एक लेटर आता है कि आपको इस कंपनी से क्यों ना निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने ऐसा कोई वर्क किया होगा, गलत काम किया होगा जिसकी वजह से कंपनी चाह रही है कि ऐसे एम्प्लॉई हमारी कंपनी में नहीं चाहिए, तो पहले उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है, कारण बताओ नोटिस पहले दिया जाता है 14 दिन के भीतर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सोसाइटी को क्या भेज दिया गया है, सरकार द्वारा नोटिस तो भेज दिया गया है। किसके द्वारा, सरकार द्वारा नोटिस तो भेज दिया गया है, लेकिन जो सोसाइटी है उसने सरकार को कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो या फिर सोसाइटी ने जवाब दे दिया है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। और यदि अब भी सरकार को ऐसा लगता है कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए तो वो क्या कर देंगे, तुरंत प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दे सकती है। निर्देश किसे दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। ऐसे में रजिस्ट्रार क्या करेगा, जैसे ही सरकार से निर्देश प्राप्त होता है तो वो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को तुरंत रद्द कर देगा और ऐसे में उसका जो अस्तित्व है समिति का जिसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ धारा नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितना भी ये जो 2003 रूल्स पढ़ा है आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो भी 2003 रूल्स हैं वो लगभग एक्ट के जैसा ही है, एक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर आपका एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बस इसमें आप मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ सकते हैं कि कोई चीज़ यदि 2-5% 10% अलग दिखाई देती है तो बस उसे पढ़ लीजिए, बाकी पूरा का पूरा पढ़ने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होवें कि 2003 कंप्लीट नहीं हुआ है, बस आप इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लें। मेनली जो सिलेबस था हम ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए धारा नंबर 8 पढ़ लेते हैं।
वर्गीकरण, उपवर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण के समय अपेक्षित न्यूनतम शेयर की यहाँ पर बात हो रही है। ये सारणी दी गई है, इसके अंदर अलग अलग सोसाइटी के बारे में बताया गया है और सोसाइटी के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कृषि सोसाइटी है तो वो दो तरह की होती है, एक कैसी होती है सामूहिक और दूसरी कैसी होती है संयुक्त। एक तो होती है सामूहिक और दूसरी कैसी होती है संयुक्त। तो सामूहिक के अंदर क्या होता है, जो स्वामित्व होता है वो सोसाइटी में ही निहित होता है। ठीक है, जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, सोसाइटी के पास होती है। किसमें, सामूहिक में। और संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में जो स्वामित्व होता है वो सदस्यों के पास में होता है। किसके पास में होता है, मेंबर्स के पास में। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे जो शेयर पूंजी होती है वो किसके अनुसार होती है, बाइलॉज के अकॉर्डिंग होती है। इसी तरीके से गृह निर्माण सोसाइटी की बात की जाए तो एक तो किराएदार स्वामित्व वाली होती है, एक किराएदार सहभागी वाली होती है और एक अन्य गृह निर्माण सोसाइटियाँ होती हैं। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रसंस्करण सोसाइटी कृषि प्रसंस्करण सोसाइटी होती है और औद्योगिक प्रसंस्करण सोसाइटी भी होती है। उत्पादकों की सोसाइटी की बात की जाए तो औद्योगिक उत्पादकों की सोसाइटी होती है और श्रमिकों की औद्योगिक सोसाइटी होती है। तो आपको नाम से पता चल रहा है। और नंबर 3 कौन सी होती है, कृषि उत्पादकों की सोसाइटी। इसी तरीके से जो संपदा सोसाइटी है, एक तो होती है ऋण संपदा सोसाइटी और दूसरी होती है ऋणेत्तर। तो कहीं पे भी ऋणेत्तर वर्ड आ जाए तो ऐसी सोसाइटी जो ऋण सोसाइटी के अलावा जो भी सोसाइटियाँ होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, ऋणेत्तर सोसाइटी कहलाती हैं। महिला सोसाइटी के बारे में सभी को पता चल ही गया होगा। देखिए इसमें भी अलग अलग दे रखा है, सेवा, परिसंघ, ठीक है, केंद्रीय और प्राथमिक। जो सेवा है वो है संपदा सोसाइटी की एक क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से जो साधारण सोसाइटी है वो भी 3 प्रकार की बताई गई है। एक होती है सामाजिक, दूसरी होती है वाणिज्यिक और तीसरी होती है अन्य। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, इनसे संबंधित शेयर पूंजी भी बता रखी है कि न्यूनतम शेयर पूंजी कितनी होनी चाहिए किसी की सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए यदि बात होती है उत्पादकों की सोसाइटी की और उसमें औद्योगिक की बात होती है पर्टिकुलर, तो 0.25% जो है यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम शेयर पूंजी होनी ही चाहिए। इसी तरीके से कुल शेयर पूंजी का 0.05 भाग और कृषि में कितना होगा, 0.10 भाग। इस तरीके से आप इन सबको रीड कर सकते हैं। तो यदि आप पूछे कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं बोलूँगी महिला सहकारी सोसाइटी की शेयर कैपिटल याद रखें और साधारण सोसाइटी की याद रखें। आगे चलते हैं, धारा नंबर 9, दायित्वों के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन। अपने दायित्वों में परिवर्तन में वांछनीय यानी कि जो जरूरी है ऐसे कोई परिवर्तन कोई सोसाइटी इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन किया जा सकता है। संशोधन क्या होता है, करेक्शन। नेक्स्ट देखिए दूसरा, सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक नोटिस प्रत्येक सदस्य लेनदार को सोसाइटी के पुस्तकों में अभिलेखित पते पर पोस्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि यहाँ पर दायित्व को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे में जो संकल्प पारित होते हैं उसके पश्चात जो सदस्य हैं, लेनदार हैं, उसको कितने अवधि में, 30 दिन के लिए, 30 दिन की अवधि के लिए क्या किया जाएगा, दूसरा नोटिस दिया जाएगा। चलिए इसे स्किप करते हुए आगे देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले पढ़ लेते हैं हम। धारा नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर, सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए व्यय। देखिए कोई सोसाइटी है, यदि उसके नाम में चेंजेस करने हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो नोटिस के प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रार को व्यय जमा कौन कराएगी, सोसाइटी जमा करवाएगी। सोसाइटी के फंड से ही वो व्यय के पैसे जमा किए जाएंगे, क्योंकि यदि किसी भी सोसाइटी का नाम परिवर्तित होता है तो क्या किया जाता है, किसी नामी गिरामी न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन जरूर किया जाता है, ताकि उससे जुड़े हुए सारे लोग जो हैं अलर्ट हो जाएं, उन्हें पता रहे और ऑफिशियली प्रूफ भी हो जाए कि हाँ रियली में इस सोसाइटी का नाम परिवर्तित किया गया है। आगे देखिए धारा नंबर 11, उपविधियों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया। आइए मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि संशोधन कब तक नहीं होगा, यदि कोई साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प से वह पारित
नहीं हो जाए। बैठक कैसी होगी? साधारण निकाय की बैठक होगी और उसमें विशेष संकल्प द्वारा वह बात पारित हो जानी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का ये कहना होना चाहिए कि हाँ, ये संशोधन रियली में आवश्यक है। तो सोसाइटी के सदस्यों को साधारण बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व क्या दिया जाना चाहिए? नोटिस दिए जाने पर ही संकल्प पारित होगा। तो बैठक से कम 15 दिन पहले सदस्यों को क्या दिया जाना चाहिए? नोटिस दिया जाना चाहिए। अब विशेष संकल्प पारित होने के पश्चात रजिस्ट्रार को निम्नलिखित के साथ आवेदन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने जाएंगे। उसके अलावा जो जानकारी है वो दी जाएगी कि बैठक में कितने लोग हैं, क्या है, किसने मत दिया, किसने नहीं दिया, सारी जानकारी यहाँ पर इन पॉइंट्स के माध्यम से दी जाएगी। अब क्या होगा? जब रजिस्ट्रार को यह संशोधन मिलेगा, इसकी कोई विशेष संकल्प पारित होगा तो इसकी जानकारी मिलेगी, इसे सौंपा जाएगा वो संज्ञान। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार है वो संशोधन की क्या करेगा? पहले जांच करेगा। जांच करने के बाद यदि उसे लगता है कि ये संशोधन सही है तो ऐसे में वो उसका क्या कर देगा? उसको वैलिड करने के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण करेगा, संशोधन को रजिस्टर कर लेगा। और यदि उसे लगता है कि नहीं, ये संशोधन आवश्यक नहीं है, बिना किसी काम का है, तो ऐसे में उसको वो सोसाइटी को वापस भेज देगा ताकि वो उसके ऊपर क्या कर सके? वापस पुनर्विचार कर सके। धारा नंबर 12 देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, सोसाइटी के जो भी असेट्स होते हैं, अस्तियां होती हैं, दायित्व यानी लाइबिलिटीज होती है, उनका अंतरण को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर। सारी चीज़ें हम एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में विद एग्जाम्पल हमने पढ़ी है। देखिए, विभाजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। विभाजन क्या होता है भाई? अरे एक चीज़ जो है वो दो चीज़ों में विभक्त हो गई है, उसे क्या कहेंगे? विभाजन। तो सोसाइटी क्या होगी? दो अलग अलग सोसाइटियों में विभक्त हो जाएगी। समामेलन का क्या मतलब होता है? समामेलन का ये मतलब होता है कि भाई जो एक कोई चीज़ है वो दूसरी चीज़ में जाकर के मिल गई है। ओके, तो यहाँ पर चीज़ से अभिप्राय किसका है? सोसाइटी का है। तो यदि एक सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी में मर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है? किसी अन्य सोसाइटी में मर्ज हो जाती है, तो दोनों एक ही बन जाएगी। तो ये जो पहले वाली सोसाइटी होगी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नया। अब देखिए, इन सब कार्यों के लिए पहले क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसकी कोई स्कीम बनाई जाएगी। स्कीम बनाने के पश्चात क्या होगा? जो सोसाइटी है वो रजिस्ट्रार को सूचित करेगी। उसके बाद क्या होगा? अपने समस्त सदस्यों प्रस्तावित स्कीम के बारे में बताएगी, कम से कम 15 दिन का नोटिस दे करके। साधारण बैठक बुलाएगी। उसके बाद क्या होगा? विशेष साधारण बैठक में एक विशेष संकल्प के द्वारा इसे पारित किया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो प्रति है वो किसको भेजी जाएगी? सोसाइटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब सोसाइटी क्या करेगी? वो जो रिपोर्ट है उसे रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी और एग्री करवाएगी। किसको? रजिस्ट्रार को एग्री करवाएगी। तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अंतरण, विभाजन और समामेलन। अब क्या होगा? रजिस्ट्रार इस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो भी प्रक्रिया होगा। उसके बाद जो भी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका जो ट्रांसफ़र करना है या जो भी करना है, विभाजन करना है, उन सब के लिए एक आदेश पारित करेगा और इन सबको किस में लिखेगा? रजिस्टर में नोट करेगा। ऐसी सोसाइटियों का क्या करेगा? रजिस्ट्रीकरण कैंसिल कर देगा, जो क्या हो गई है? समामेलित हो गई है या फिर विभाजित हो गई है। तो उसका जो पहले एग्जिस्टेंस था वो तो समाप्त हो जाएगा, अब वो नए रूप में आ जाएगी और जो भी परिवर्तन होने हैं वो यहाँ पर लागू हो जाएंगे। अब देख लीजिए फटाफट से धारा नंबर 13, सोसाइटी की अस्तियों दायित्वों का अंतरण, विभाजन और समामेलन में। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। इसमें विभाजन और समामेलन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव, रजिस्ट्रार क्या करता है? यहाँ पर प्रस्ताव पारित करता है। देखिए, अब जो रजिस्ट्रार है वो प्रस्ताव पारित करेगा, किस लिए? सोसाइटियों का अंतरण करने के लिए या विभाजन करने के लिए या फिर समामेलन करने के लिए। तो ऐसे में प्रस्ताव भेजने से पूर्व रजिस्ट्रार क्या करेगा? जो संबंधित सोसाइटी है उसका गठन कर लेगा। जिसे भी समामेलित होना है भाई हो जाओ, जिसे विभाजित होना है हो जाओ। उसके बाद इसकी स्कीम तैयार करेगा और ऐसी सोसाइटियों को क्या करना पड़ेगा? उसका पालन भी करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रार कहेगा ऐसे नियमों का। नंबर 2 में क्या होगा कि जो सोसाइटी है उसके जो भी सदस्य हैं, लेनदार हैं, उनको भी क्या किया जाएगा? उनको आमंत्रित किया जाएगा कि वो अपने अपने सुझाव यहाँ पर दें, अपने सजेशन दें, अपनी कोई बात है तो यहाँ पर रखें। उसके लिए 30 दिन का समय इन्हें दिया जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार उन सुझावों पर विचार करेगा, उसके बाद आदेश के प्रारूप में रूपांतरण करेगा और अंतिम आदेश जो है वो जारी कर देगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रजिस्ट्रार प्रस्ताव कब पेश करता है अंतरण, विभाजन और समावेलन के लिए, तो धारा नंबर 13 से संबंधित है। देखिए 13(4) में क्या हो रहा है कि यदि कोई सदस्य या लेनदार ऐसी स्कीम पर क्या करता है, आक्षेप करता है, तो वह सदस्य हो तो क्या होगा, शेयर या ब्याज के संदाई के लिए लेनदार को शोधियों के चुकाने की रकम के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है। कहने का क्या मतलब है, हम एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यदि यहाँ पर कोई विरोधाभास हो, कोई ये कहे कि नहीं मुझे इस विभाजन वाली पुनर्गठन वाली समिति में नहीं जाना है, मुझे तो मेरे जो भी यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं मुझे वापस दे दीजिए, तो ऐसे में उसके लिए वो रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है और वहाँ से आउट हो सकता है। तो रजिस्ट्रार संबंधित सोसाइटी से सदस्यों और लेनदारों के समस्त शोध्य दावों का पूर्णतः चुकारा करने की आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति इसके विरोध में हो तो ऐसे में रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसके लिए आदेश जारी कर सकता है। और क्या आदेश जारी कर सकता है कि जो लेनदार हैं उन्हें उनकी रकम का संदाय कर दिया जाए। देखिए चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 3 पर आप पहुँचे हैं हम सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार और उनके दायित्व। सबसे पहले आती है सदस्यता के लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़रूरी, याद में रखना, सदस्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट बोला है उसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले धारा नंबर 14 के अंदर सदस्यता के बारे में बात हो रही है। धारा 14(1) क्या कहती है कि सदस्यता के पात्र किसी व्यक्ति को सोसाइटी की सदस्यता देने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति जो लायबल है सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए, तो उसे यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसे कतई मना नहीं किया जाएगा। नंबर 2, सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए 10 रुपये की सदस्यता फीस लगती है, मात्र 10 रुपये। याद रखिएगा, क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। आवश्यक शेयर धन के साथ में आवेदन कर सकेगा, साथ ही वहाँ पर उसको शेयर पूंजी में भी निवेश तो करना ही पड़ेगा, जो भी व्यक्ति वहाँ पर सदस्य बनेगा। नंबर 3 देखिए, सीईओ सुनिश्चित करेगा कि सदस्यता के लिए आवेदन रजिस्टर में नोट तो करना ही पड़ेगा हर चीज़ को। तो सीईओ क्या होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा और वहाँ पर जो पैसे लिए जाएंगे, जो भी शुल्क होगा, उस रसीद पर अपने हस्ताक्षर करेगा। सीईओ सदस्यता के लिए आवेदक की पात्रता संबंधी सिफारिशों के साथ समिति के समक्ष विचार रखेगा। मतलब सीईओ ये देखेगा कि जो आवेदक है वो एलिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समिति आवेदनों को मंजूर करेगी और सीईओ आवेदन को एक्सेप्ट करने की सूचना भी देगा। नेक्स्ट देखो, आवेदन नामंजूर होने पर सीईओ आवेदक को इसके कारणों सहित सूचना देगा। यदि किसी ने आवेदन किया है और उसका आवेदन जो है वो कैंसिल हो जाता है, नामंजूर हो जाता है, तो सीईओ का फर्ज वहाँ पे ये बनेगा कि आवेदक को इसकी सूचना दे, वो भी विद रीज़न, कारणों सहित। और आवेदक को सदस्यता फीस और शेयर धन भी लौटाना उसे पड़ेगा। जो धन आवेदक ने जमा करवाया था उसको भी वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। रिफ्रेश होने के लिए, दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा बीच में 5-10 मिनट के लिए कपिल शर्मा शो भी देखते रहें। चलिए आ जाइए, सीईओ सदस्यता के लिए आवेदक की पात्रता संबंधी यानी कि एलिजिबिलिटी देखेगा। नेक्स्ट देखिए, समिति आवेदनों को मंजूर करेगी और सीईओ आवेदक को एक्सेप्ट करेगा। सीईओ आवेदक को क्या करेगा, इसके कारणों सहित सूचित करेगा। किसको, आवेदक को। यदि यह नामंजूर हो जाता है उसकी फीस भी लौटा देगा। उसके बाद फाइल करने की तारीख से बना हुआ सदस्य समझा जाएगा। यदि उसका आवेदन मंजूर हो जाता है तो जब उसने आवेदन किया था उस समय से लेकर के वो क्या माना जाएगा, सदस्य माना जाएगा। यदि क्या होता है, जब तक कि उसको कैंसिल ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है 9th, किसी आवेदन को प्राप्त करने से इनकार किए जाने पर आवेदक क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है कि जो मेरा आवेदन है वो क्यों आपने इनकार किया है। तो रजिस्ट्रार जो है वो तुरंत इससे संबंधित चीज़ें सोसाइटी को भेजेगा और सोसाइटी से जवाब मांगेगा कि आपने संबंधित व्यक्ति का आवेदन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखिए, धारा नंबर 14(2) में बताया गया है कि कौन कौन सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं। कोई फर्म, कंपनी,
कोई जो भी विधि के अधीन है या फिर इस अधिनियम के अधीन जो जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, पंचायतें हैं, ठीक है, पंचायत समितियां हैं, पंचायतें हैं। घर क्या दे रखा है, लोक न्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास है, या फिर नगर पालिका अधिनियम 1959 के अधीन कोई नगर पालिका है, और या फिर खादी राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1955 के तहत अधीन गठित कोई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं, इसके सदस्य कहलाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये सदस्य तभी बनेंगे जब क्या हो, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी यहाँ पर दी गई हो। आगे देखिए धारा नंबर 15, नाम मात्र के और संयुक्त सदस्यों के बारे में एक्ट में पढ़ चुके हैं डिटेल में, और आपको यदि जानना है तो आप एक्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि ये नाम मात्र सदस्य क्या होते हैं, संयुक्त सदस्य क्या होते हैं। देखिए धारा नंबर 15(1) में नाम मात्र के सदस्यों के रूप में किसे सम्मिलित किया जाएगा वो बताया गया है कि जो सोसाइटी के साथ अच्छा व्यवहार करे, वित्तीय बैंक के ऋणी के पक्ष में गारंटी देने वाला हो, कोई व्यक्ति जिसके बैंक के खाते में 1000 रुपये हो। अगला देखिए, कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के क्षेत्र में कृषि वस्तुओं का क्या करती है, कारोबार करता है। स्वयं सहाय्य समूह, स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनको भी क्या हो सकता है, रजिस्ट्रार की सहमति के बिना सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये एलिजिबल तो है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रार की मंजूरी भी साथ में होनी चाहिए। और नेक्स्ट कौन है जो नाम मात्र के सदस्यों के रूप में सम्मिलित हो सकता है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन गठित जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायतें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि सदस्य की यदि कोई पत्नी है या पति है, जैसे कि कोई सदस्य है यदि मेल है तो उसकी पत्नी और फीमेल है तो उसका पति जो है वो सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो धारा नंबर 16 पर चलते हैं, सदस्यता के लिए निर्भरताएं क्या होती हैं, यानी कि किस बेसिस पर कोई व्यक्ति सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये होती है निरर्हताएं। धारा 16(1) कि भाई सीधी सी बात है, यदि कोई दिवालिया है तो सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि उसको शेयर कैपिटल में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि वो मानसिक रूप से विकृत है तो काम नहीं कर पाएगा। तीसरा, अपराध के लिए यदि उसे दंडित किया गया हो, न्यायालय द्वारा कोई सजा दी जा रही हो, तो ऐसे समय पर जो है वो वहाँ पर सदस्य बनने के लायक तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए कि यदि उसको जेल हो जाती है अपराध के लिए, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो यदि वो चाहे कि वो सदस्य बनने के लिए यहाँ पर अप्लाई करे तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा, जेल प्राधिकारी द्वारा जेल के अधीक्षक से अच्छा होने के लिए प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र वहां पर दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा, जेल प्राधिकारी द्वारा एक अच्छे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वहां पर होना जरूरी है। तो क्या होगा, इस अग्नि परीक्षा से पार करके उसे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, सदस्य निरर्हताओं के अधीन आ जाए तो उसकी सदस्यता निरर्हता उत्पन्न होने की तारीख से समाप्त समझी जाएगी। तो उसकी यदि वो ऑलरेडी सदस्य है तब भी वो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दो ऋण सोसाइटियों की सदस्यता का प्रतिषेध, यानी कि एक साथ दो दो जगह पे एक ही व्यक्ति जो है वो मेंबर नहीं बन सकता है जनरल केसेस में। नेक्स्ट देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राथमिक सहकारी ऋण सोसाइटी का सदस्य है, रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना किसी भी अन्य सोसाइटी का सदस्य वो नहीं बन सकता है। किसके अलावा, यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक और विपणन सोसाइटी के केस में हो सकता है, ये बात याद में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी रजिस्ट्रार की मंजूरी जो है वो जरूरी है। दूसरा है कि कोई व्यक्ति ऐसी दो ऋण सोसाइटियों का सदस्य है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको या तो एक में से हटा देगा या फिर दोनों में से ही हटा देगा, जैसा भी रजिस्ट्रार को उचित लगे। धारा नंबर 18 क्या कहती है कि सदस्यों के निष्कासन की प्रक्रिया, यदि कोई सदस्य है और उसने कोई गलत काम किया या ऐसा कोई काम कर दिया है जिसके कारण से उसको वहाँ से क्या करना पड़ रहा है, निष्कासित करना पड़ रहा है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं आइए देख लीजिए। 18 फर्स्ट, सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 30 दिन पूर्व उसे नोटिस नहीं दिया जाए। भाई यदि कोई दोषी है तो उसे एक बार बताना पड़ेगा, कारण तो बताना पड़ेगा आपको, इस वजह से यहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी बात की सुनवाई भी की जाएगी, उसके बाद ही उसे निष्कासित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई सोसाइटी का सदस्य है, अन्य सदस्य के निष्कासन का प्रस्ताव करता है, ऑलरेडी कोई सदस्य है और वो दूसरे सदस्य के लिए प्रस्ताव करता है कि इसे निष्कासित कर दो,
तो ऐसे में सोसाइटी के अध्यक्ष को क्या होगा, उसका लिखित नोटिस भेजेगा वो आदमी जिससे प्रॉब्लम है। तो साधारण बैठक की कार्यसूची में ऐसे संकल्प को इसके ऊपर विचार किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा और उसके विरुद्ध, जिस सदस्य के विरुद्ध जो बात चल रही है निष्कासन की, उसको क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस देने के बाद फिर जो भी चीज़ें होती हैं रिव्यू की जाएगी और संकल्प पर विचार करने की कार्यवाही की जाएगी। आगे क्या होगा, मामला रजिस्ट्रार के पास आता है, रजिस्ट्रार इसके ऊपर विचार करता है और वो उसके ऊपर अपनी सहमति दे सकता है और सूचना जो है वो सोसाइटी और जो संबंधित दोषी व्यक्ति है उसे भेज देगा। अब जो सदस्य निष्कासित हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को शेयर वापस करके जाना पड़ेगा। जो शेयर उसने सोसाइटी के लिए हैं वो सोसाइटी को वापस से उसे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 18(5). कोई भी सदस्य जिसे निष्कासित कर दिया गया है, निष्कासन की तारीख से 1 वर्ष के लिए वो सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि यदि किसी सदस्य को ऑलरेडी निष्कासित कर दिया है तो वो कितने समय के भीतर जो है वहाँ पर सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। तो उसे कम से कम 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया है। वो 1 साल तक तो वहाँ पर नहीं कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए सदस्यता की समाप्ति कब होती है। सदस्यता की समाप्ति उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर हो सकती है, उसकी मृत्यु हो जाने पर हो सकती है, या फिर उसे सोसाइटी द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। तो ऐसे में सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। बहुत सी कॉमन बात है, बिल्कुल कॉमन बात है, बट आपको इसके लिए धारा नंबर 19 याद रखनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट धारा है कि कौन सी धारा के अंतर्गत सदस्यता की समाप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, धारा नंबर 20 देखिए, नाम दिशा। किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकता है। क्या कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है। और जिन व्यक्तियों को नाम निर्देशित किया जाएगा उनकी संख्या सदस्य द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होगी। आगे देख लीजिए धारा नंबर 21 किसके बारे में है, संयुक्त सदस्यों के बारे में, अवयस्क लोगों के बारे में है और विकृत चित्त व्यक्तियों के सम्मिलित किए जाने के लिए इसमें प्रक्रिया है कि क्या होता है। देखिए कोई सोसाइटी मृत सदस्य का शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, यदि कोई सदस्य है और उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो ऐसे में उसके पीछे जो उत्तराधिकारी है 1 से अधिक है तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त सदस्य कहलाएंगे। नेक्स्ट, कोई सोसाइटी किसी भी सदस्य के सम्मिलित किए जाने के लिए मृत सदस्य का हिस्सा या हित विरासत में प्राप्त करने वाले अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति को क्या करेगी, वहां पर सदस्य के रूप में सम्मिलित तो कर सकती है, लेकिन उनके बेस पर कोई और कार्य करने वाला कोई संरक्षक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि खुद ये लोग तो डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 18 साल से कम उम्र का है और इसका माइंड जो है अपसेट है। तो ऐसे में अपसेंस माइंड में तो कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए उसका कोई प्रतिनिधि वहां पर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए शेयरों का मूल्यांकन। शेयर पूंजी में सदस्य के शेयर हित के मूल्य के एवज में उसके नाम निर्देशित वारिस जो है उनको संदत्त की जाने वाली राशि सदस्यता की समाप्ति पर सोसाइटी द्वारा प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगी। यानी कि सोसाइटी ने जितनी भी रकम जो है किसी सदस्य की रखी है तो वो उसी के बराबर दे सकती है या फिर उससे कम देगी, लेकिन उससे ज़्यादा उसे कभी भी नहीं देगी। किस केस में, यदि किसी सदस्य की जो सदस्यता है वो टर्मिनेट हो जाती है। धारा 23 किस बारे में है, सदस्यों का रजिस्टर के बारे में है कि भाई जो भी सदस्य हैं उनको प्रॉपर रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में मेंटेन किया जाए, उनका नाम लिखा जाए। नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 24 क्या कहती है कि सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सूची। भाई सीधी सी बात है कि यदि सहकारी सोसाइटी के कोई सदस्य हैं तो उसकी सूची तो बनेगी ही बनेगी। तो ये किस में आता है वो ध्यान रखना है आपको, धारा 24 में आता है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सहकारी वर्ष के अंतिम दिन जो है वो सूची तैयार की जाएगी और सदस्यों की जो सूची है वो कब रिव्यू की जाती है, निर्वाचन के 30 दिन पूर्व। याद रखिएगा ये क्या है, महत्वपूर्ण है कि सूची को रिव्यू कब किया जाता है, पुनरीक्षित कब किया जाता है, जब निर्वाचन होता है उसके 30 दिन पूर्व। नेक्स्ट देखिए धारा नंबर 25 वार्षिक साधारण बैठक के पूर्व सम्मिलित सदस्यों के मतदान अधिकार की बात हो रही है कि यदि कोई सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेगा वह वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पूर्व 30 दिन के भीतर सम्मिलित किया गया है। देखिए एक और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट केस आ रहा है कि यदि वोटिंग जो है वो बराबर हो जाए, आधे लोग तो किसी पक्ष में हो और आधे लोग उसके
विपक्ष में हो, जो भी मुद्दा है, जो भी मैटर है, 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं और 50% लोग कह रहे हैं कि हाँ। अब क्या निर्णय निकाला जाए? ऐसे में जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, अध्यक्ष क्या करेगा? जो बैठक का अध्यक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है, मेन, वो क्या करेगा? अपना एक निर्णायक मत वहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 27, किसी व्यतिक्रमी सदस्य की निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं में सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोई भी सदस्य किसी भी दशा में 3 मास से अधिक की यदि बकाया निकल रही है तो क्या होगा? उसे सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करने और मतदान करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि सोसाइटी किसी सदस्य से पैसे मांगती है और वो नियत अवधि के अंदर तो उसने दिए नहीं हैं, उसके बाद भी 3 महीने जो हैं वो निकल चुके हैं, 3 महीने ख़त्म होने के बाद भी उसने पे नहीं किया है सोसाइटी को, तो ऐसे में क्या होगा? उसे यहाँ पर मतदान करने का कोई हक नहीं होगा, ना ही वो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सकता है, प्रतिनिधि नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए जल्दी से। धारा नंबर 28 प्रथम साधारण बैठक की बात हो रही है। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से 1 मास के भीतर आवेदक व्यक्तियों की प्रथम साधारण बैठक आयोजित करेगा। कौन आयोजित करेगा? सीईओ। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से 1 मास के भीतर, याद रखना है। और यदि यहाँ पर विफल हो जाता है तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? ऐसी बैठक आयोजित करवा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन। सोसाइटी बैठक में उपयोगी विचार विमर्श होना संभव नहीं है यदि, तो क्या होगा? सोसाइटी साधारण निकाय के गठन का उपबंध करेगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रतिनिधि साधारण निकाय में सदस्यों की संख्या 50 से कम और 300 से अधिक नहीं रहेगी। 50 से कम और 300 से अधिक नहीं रहेगी, यानी कि ये इसका क्या है? क्राइटेरिया है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि 500 से कम सदस्यता वाली किसी सोसाइटी में किसी प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही चीज़ों से बनती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए साधारण बैठक के बारे में क्या बताया गया है कि प्रत्येक सोसाइटी अपने लेखे तैयार करने के लिए नियत तारीख के पश्चात आगामी 3 मास के भीतर अपने सदस्यों की साधारण बैठक बुलाएगी। वार्षिक और विशेष साधारण बैठक बुलाने की शक्ति में क्या दिया हुआ है कि नोटिस के संबंध में वार्षिक साधारण बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? जो रजिस्ट्रार है वो यहाँ पर साधारण बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए समिति की नियुक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे समिति से आशय क्या है? कमेटी है, न कि सोसाइटी। ओके, तो समिति की बैठक की गणपूर्ति किसी भी स्थिति में क्या होनी चाहिए? 6 से कम नहीं होनी चाहिए। आंकड़े याद रखिएगा, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। बात हो रही है कमेटी की। धारा नंबर 33 प्रतिनिधित्व के लिए निरर्हता क्या होती है कि नियम 34 का उल्लंघन, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं। धारा 34 देखिए, समिति की सदस्यता के लिए निरर्हताएं क्या होगी? एलिजिबल कब नहीं होगा? यदि रजिस्ट्रार की राय में क्या होता है? वो पर्टिकुलर पर्सन जानबूझकर अनुशासन को भंग कर रहा है, इनडिसिप्लिन में है। तो डिसिप्लिन होना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर जगह पे। नेक्स्ट देख लीजिए, वह सोसाइटी में किसी ट्रांजैक्शन यानी कि सोसाइटी के द्वारा लेन देन तो चलते ही रहते हैं, यदि बीच में क्या करता है? वो उसमें अपना कुछ हक हिस्सा रख लेता है या पर्टिकुलर व्यक्ति से मांगता है, तो ऐसे में क्या हो गया? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? वो अपना हित कर रहा है, तो ये चीज़ भी गलत हो गई, एक तरीके से भ्रष्टाचार हो गया। अतः वो क्या हो सकता है? सदस्यता के लिए निरर्हता हो जाएगी, वो उसकी इनएलिजिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी है, ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। अब बात कर लेते हैं सबके मन को भाने वाली पारिश्रमिक के बारे में, यानी कि प्रशासक को कितना पारिश्रमिक यहाँ पर मिलता है। 35(1) धारा 30 के अधीन नियुक्त किसी प्रशासक को संदेय पारिश्रमिक वह होगा जो क्या करे? रजिस्ट्रार नियत करे, तो रजिस्ट्रार जो बोलेगा उतना ही पारिश्रमिक इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पारिश्रमिक की जो रकम होगी, प्रशासक के जो खर्चे होंगे, वो सब सोसाइटी के निधियों में से ही देय होंगे, यानी कि फंड किसका होगा? सोसाइटी का होगा। अल्टीमेटली सोसाइटी ही उसे अब उसकी सैलरी देने वाली है।
नेक्स्ट देख लीजिए धारा नंबर 36, समिति या उसके सदस्यों को हटाए जाने के लिए प्रक्रिया। धारा 30 के अधीन रहते हुए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी क्या करेगा? समिति या सदस्य को हटाए जाने का प्रस्ताव कर सकता है। धारा 37, समिति की बैठक का नोटिस कब दिया जाता है? बैठक का स्थान, बैठक का नोटिस, तारीख और समय जो है कम से कम 7 दिन पूर्व जो है ये नोटिस दिया जाना चाहिए, यानी कि 7 दिन का नोटिस तो देना लाजमी है। आगे देखिए धारा नंबर 38, सोसाइटी की पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी, अन्य संपत्ति सबको हमने अच्छे से डिटेल में और इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ पढ़ा हुआ है एक्ट में। वापस से बता देती हूँ आपको। आदि को कब्जे में लेने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, जहाँ किसी सोसाइटी को इन सब चीज़ों को अपने कब्जे में यदि लेना हो, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि भाई अब इन चीज़ों पर गाज गिरने वाली है, कोई इनका मिसयूज़ करने वाला है या ये क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, ओके, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसमें बाधा डालने वाला यदि कोई व्यक्ति है जो सोसाइटी को कब्जे में नहीं लेने दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सीईओ है, रजिस्ट्रार है, उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, वो इन्हें अपनी कस्टडी में रखने का आदेश पारित कर देगा। नेक्स्ट देखिए धारा नंबर 39, सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी अपने वेतनिक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। किसको? सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा प्रवर्ग में, जब तक कि वो एलिजिबिलिटी नहीं रखता हो या प्रतिभूति ना दे दे। भाई प्रतिभूति का मतलब होता है कोई सिक्योरिटी अमाउंट उन्हें यहाँ पर देना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी तो देनी ही पड़ती है। तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें यदि होगी तो ही वो अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती हैं। कौन? सोसाइटी। नेक्स्ट देख लीजिए संविदा आदि में हित रखने का प्रतिषेध यहाँ पर दिया हुआ है। अब कौन है आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए 41, तुलन पत्र आदि सहित लेखाओं के वार्षिक विवरण के बारे में बताया गया है, जो कि 45 दिन के बाद यहाँ पर हो रही है। यानी कि सोसाइटी की जो कमेटी है वो किसी सहकारी वर्ष के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर इन वार्षिक विवरण लेखाओं के बारे में तैयारी कर लेगी और उसमें क्या क्या करेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद आता है तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे का प्रारूप से संबंधित। प्रारूप कैसा होगा? जो प्रारूप ख होता है वैसा होगा। अब आता है चैप्टर नंबर 5, इलेक्शन की बात आ रही है यहाँ पर। धारा नंबर 43, व्यतिक्रमी सदस्य पर निर्वाचन में मत देने पर निर्बंधन। कोई भी सदस्य निर्वाचन में मत देने का पात्र नहीं होगा यदि क्या होता है कि निर्वाचन की तारीख से 30 दिन पूर्व की तारीख को वह कोई व्यतिक्रमी है, वह कोई डिफॉल्टर है, तो जिसके विरुद्ध क्या है, धारा 99 के अधीन कोई डिक्री जारी हुई है, ऐसा व्यक्ति वहां पर वोट नहीं कर सकता है, याद रखें। धारा 44, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के बारे में है। धारा नंबर 44 देखिए, राजस्थान राज्य सहकारिता सेवा के अपर रजिस्ट्रार से अनिम्न, यानी कि अपर रजिस्ट्रार से बिलो रैंक का वो नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी अधिकारी को निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। और ये कैसा होगा? अपर रजिस्ट्रार से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या है यहाँ पर एलिजिबल है राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी बनने के लिए। आ जाइए धारा नंबर 45 पर, प्राधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन। किसी निर्वाचन अधिकारी की क्या हो सकेगी यहाँ पर? नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? सोसाइटी करेगी। यहाँ पर ऐसे निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो समिति के सदस्यों का क्या कर सके? निर्वाचन कर सके। धारा नंबर 46, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि के निर्वाचन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो जो निर्वाचन है कराने के लिए वही होगा, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी यहाँ पर भी।